हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, आपका इस अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्रेन टीबी या सीएनएस टीबी के बारे में। नर्वस सिस्टम की टीबी भी हम इसको बोलते हैं। ये एक बहुत कॉमन टीबी है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो और भी बहुत सारी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। तो इस टीबी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के भी घर में इस तरीके के सिम्टम्स अगर आएंगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये ब्रेन टीबी या सीएनएस टीबी के लक्षण हैं। तो जो ब्रेन होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सीएनएस टीबी में ये दोनों तरीके की टीबी हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड की हो सकती है। और ब्रेन का एक और पार्ट होता है नीचे की तरफ, जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला होता है और उसके अंदर जो बॉडी के हमारे जो ज़रूरी जो हमारे सेंटर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, सांस लेने का सेंटर होता है, सर्कुलेशन के सेंटर्स होते हैं, और भी जो बॉडी की जो नेसेसरी गतिविधियां हैं उसके सेंटर्स होते हैं। तो अगर टीबी वहाँ तक चली जाती है तो कुछ पेशेंट हैं जिनकी जो नेचुरल गतिविधियां हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं हो पाती हैं, और कुछ पेशेंट होते हैं जो बेड रिडन तक स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जो अगर स्पाइन टीबी है तो स्पाइन से जो हमारी नर्व्स निकल रही हैं तो नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं और बॉडी के हाथ पैर भी चलना कभी कभी बंद कर देते हैं और पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है ब्रेन टीबी। तो इसको अच्छे से समझना और इसको गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्यों है। जैसे मैंने आपको अदर टीबी बताई, पहले बताई थी पल्मोनरी टीबी यानी कि लंग्स की टीबी, दूसरी बताई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यानी कि लंग्स के बाहर की टीबी। तो लंग्स के बाहर की टीबी का एक रूप होता है सीएनएस टीबी। तो उसके और भी कई सारे होते हैं, जैसे लिम्फ नोड टीबी होता है, वो भी लंग्स के बाहर की टीबी है। जो हमारी एब्डोमिनल टीबी है या पेट की टीबी है, वो भी गांठों के लंग्स के बाहर की टीबी है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। या जो ब्रेन की टीबी, नर्वस सिस्टम की टीबी है, वो भी लंग्स के बाहर की टीबी है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये होती क्यों है? जैसे अदर टीबी होते हैं वैसे ही ये होती है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये होती है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है, खांसने से, छींकने से, थूकने से, या कुछ बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, जैसे यूरिन होता है, फीकल मैटर, इन सब के जरिए भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। अब ये अगर एक बार ट्रांसमिट होती है तो या तो वो लंग्स में गोन कॉम्प्लेक्स बना लेगी, जिसे हम प्राइमरी फोकस बोलते हैं, वहीं पे फिर वो इनएक्टिव हो जाती है। कभी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ब्रेन की तरफ चला जाता है। ब्रेन की तरफ जाता कैसे है? या ब्लड के थ्रू जा सकता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू जा सकता है, या फिर पहले हो सकता है वो सीएसएफ में पहुंच जाए। सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे स्पाइन में होता है और ब्रेन में होता है। एक बार सीएसएफ में एंटर करने के बाद पूरे नर्वस सिस्टम में जो ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे टीबी को ट्रांसमिट करते रहते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर टीबी का इन्फेक्शन काफ़ी हैवी है तो वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम तक चला जाता है बैक्टीरिया। तो पेशेंट को सबसे पहले ब्रेन टीबी के ही लक्षण आते हैं और कहीं पे टीबी नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसे इसके लक्षणों में, चूँकि ये क्रोनिक डिजीज़ है, तो लक्षण होते हैं हफ्तों से लेके महीनों तक या सालों तक भी पेशेंट को हो सकता है लक्षण आ रहे हों और बीमारी का पता ना चल पा रहा हो। तो क्रोनिक डिजीज़ है, सिम्टम पुराने होते हैं, लंबे होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेडेक होना, सिर में दर्द होना, इसका मेन सिम्टम है। दूसरा सिम्टम होता है दौरों का पड़ना या सीज़र आना। जैसे दौरे पड़ते हैं, दौरे भी कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी तरीके के दौरे, सीज़र इस बीमारी में आ सकते हैं। इसके बाद जो अगला लक्षण होता है बेहोशी का छाना या चक्कर का आना, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण होता है उल्टी का आना। तो इसमें जो उल्टी होती है वो काफ़ी दूर जाती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रेशर से निकलती है उल्टी, और उसका जो स्पीड होता है काफ़ी तेज़ होता है। क्योंकि किसी भी कंडीशन में जिसमें ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, उसमें जो वॉमिटिंग होती है वो ब्रेन की वजह से होती है, तो वो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो दूर जाके गिरती है। तो इस तरीके की उल्टी देखने को मिलती है, जिसका काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर रही है, प्रेशर से निकल रही है। अगला लक्षण होता है नेक का टाइट होना, जिसे हम बोलते हैं नेक रिजिडिटी। अब ये हमारी नेक है, ये बहुत लूज़ होती है, आप इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं,
लेकिन जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं, अगर आप उनकी सर ऊपर उठाएंगे, ऐसे करेंगे, तो इतना टाइट होगा यहाँ पे नेक वाले एरिया में कि आपको ऊपर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और ऊपर ले जाने में, पीछे ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये आप तब चेक कर सकते हैं जब पेशेंट लेटा हुआ है, तो आप ऊपर उठाएंगे गर्दन तो टाइट होगी, नीचे बिल्कुल टाइट होगी गर्दन, तो आपको शक होगा कि हाँ ब्रेन का कोई डिजीज़ है, तभी नेक टाइट हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो ये सिम्टम मिलते हैं। इसके बाद हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन में भी अगर हमें डाउट हो रहा है तो हम एमआरआई कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी एमआरआई कर सकते हैं, क्योंकि सीएनएस टीबी या ब्रेन टीबी की कंडीशन में जो एमआरआई होता है वो बेटर होता है सीटी स्कैन से। तो अगर डॉक्टर को शक है तो वो डायरेक्टली एमआरआई भी कर सकता है ब्रेन का। इसके बाद जो अदर टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीएसएफ एग्जामिनेशन, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बीच में से सुई के माध्यम से उसको एक निडल में निकाल लिया जाता है, जो कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है, और उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं कि इसमें सेल्स कितनी हैं, प्रोटीन कितनी है, ग्लूकोज कितना है, या लिम्फोसाइट एक सेल होती है वो कितनी है। और जो एडीए मैंने आपको बताया था पहले एब्डोमिनल टीबी में, तो वही इसमें भी हाई होता है, जिसे हम एडिनोसिन डीएमिनेज बोलते हैं, जो कि बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर पेशेंट को सिम्टम है, एडीए हाई है, या एमआरआई में टीबी की फाइंडिंग्स हैं, तो तुरंत उसको टीबी की मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। अब टीबी की मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आप शुरू करेंगे? टीबी की मेडिसिन में जो आप शुरू करते हैं वो जनरली वही 5 दवाइयाँ होती हैं जो हमने पहले भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आपको बताई थी। उन 5 दवाइयों में पहली होती है रेफेम्पिसिन, दूसरी होती है कॉम्बुटॉल, आइसोनियाजिड, पायरेजिनेमाइड, और ब्रेन टीबी में स्पेशली हम जो 5वीं दवाई होती है एमिकासिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन वो ऐड करते हैं, क्योंकि उसकी जो सीएनएस पेनिट्रेशन होती है वो हाई होती है और वो ब्रेन में जाकर के टीबी को ठीक करती है। इसके अलावा ब्रेन टीबी में ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेरॉइड देना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड का जो सीएनएस पेनिट्रेशन होता है वो हाई होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्रेन तक जाता है। और डेक्सामेथासोन नाम का स्टेरॉइड इस बीमारी में ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होते हैं हमारे, जो सीएसएफ में और ब्रेन में जाने के लिए दवाई का ज़रूरी होता है, उसकी क्रॉस करने की टेंडेंसी डेक्सामेथासोन की ज़्यादा होती है, जो कि डेक्सोना नाम से आती है। गोली भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, जैसे हमने कोविड में देखा पेशेंट ने डेक्सोना काफ़ी ली। तो डेक्सोना भी शुरू में पेशेंट को 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक दी जाती है। इसके बाद बात करें जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि मैनिटॉल होती है, ग्लिसरॉल होती है, ये भी इंजेक्शन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में ग्लिसरॉल आती है, तो वो भी पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गए हैं तो उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, या वो यूरिन बेड पे कर रहे हैं तो यूरिन का पाइप दिया जाता है, या वो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस हो गया है पेशेंट, तो उसके राइल्स ट्यूब या खाने की नली डाल के सिरिंज के माध्यम से खाना भर के वो भी दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इस बीमारी में, और ये बीमारी लंबी चलती है। तो जो दवाइयाँ हैं वो कम से कम 12 से 18 महीने पेशेंट को दी जाती हैं, 12 महीने तो मिनिमम, और 18 से 24 महीने भी पेशेंट को दी जा सकती हैं, जो डॉक्टर पे निर्भर करता है, अगर उसको लगे तो वो दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो इस बीमारी का जो प्रिवेंशन है वो अदर टीबी की जो बीमारियां मैंने आपको बताई अदर ऑर्गन्स की, वो सेम है, कि जैसे कि आपको स्मोक नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करनी है, खाली पेट नहीं रहना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, विटामिन मिनरल ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको इस तरीके की टीबी होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ये वीडियो सीएनएस टीबी या ब्रेन टीबी काफ़ी डिटेल में समझाया है, आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने क्लिनिक पर 9 AM to 9 PM अवेलेबल हूँ कंसल्टेशन के लिए। आदर्श नगर में मेरा ये क्लिनिक है, चेस्ट एंड टीबी सेंटर नाम से। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले करके यहाँ पर दिखाने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।